टूटा तारा चाँद की रोशनी से भी ज्यादा चमक रहा था। वह तारा अपने अंदर किसी नन्ही जान को लिए हुए था। रात के समय शुभमान अपने खेत की ओर जा रहा था। आसमान से टूटा हुआ तारा शुभमान के खेत में आकर गिरता है। शुभमान उस तारे को करीब से देखने के लिए पास जाता है। उस पत्थर से लाल रोशनी आ रही थी। शुभमान पत्थर के अंदर एक बच्चे को देखता है। इससे पहले कि वहां पर कोई आता, वह उस बच्चे को अपने घर ले जाता है और उसे नाम देता है इन्फर्न, यानी वह बच्चा जो नर्क से आया है। जिस रात वह तारा टूटकर गिरा, उसी रात एक और तारा टूटकर इस धरती पर गिरा था, जिसके अंदर छिपा था काला, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्फर्न को मारना था। आखिर क्यों काल इन्फर्न को मारना चाहता था? यह दोनों तारे टूटकर धरती पर क्यों गिरे थे? और आखिर यह काल है कौन? 20 साल बाद शुभमान नीचे कमरे में था और इन्फर्न हमेशा की तरह आज भी देर तक अपने बेडरूम में सोया हुआ था। इन्फर्न की दोस्त रोशनी उससे मिलने आती है। अंकल जी, इन्फर्न कहाँ है? बेटा, वो तो अभी भी सो रहा है बेडरूम में। क्या अभी तक सो रहा है? इसका तो रोज का हो गया। अभी जाकर इसे देखती हूँ। रोशनी इन्फर्न के कमरे में जाती है और उठा देती है। वो उठ, खेती करने नहीं जाना क्या? इतने सोता है तू? इन्फर्न 20 साल का हो चुका था। उसके माथे पर कटे हुए सींग का निशान था और वह दूसरों से काफी बलवान और तेज था। शुरुआत में उसका कोई नाम नहीं था, मगर धीरे धीरे उसके भी दोस्त बन गए, जिसमें से पहली दोस्त थी रोशनी। हालांकि शुभमान ने उसे बाहरी दुनिया से छिपा रखा था, मगर कुछ लोग को भी शुभमान इन्फर्न से मिलने देता था। अरे यार रोशनी, सोने देना, खेती करने मुझे नहीं जाना है, उसमें बिल्कुल मजा नहीं आता। उठ उठ जा। इन्फर्न चुप हो जा। रोशनी इन्फर्न की सारी बातें मानता था। रोशनी के पिता खेत ठीक शुभमान के खेत के बगल में था। रोशनी और इन्फर्न दोनों साथ मिलकर खेती किया करते थे। आज भी वह लोग साथ में खेती करने निकले थे। हर दिन की तरह आज के दिन भी खेती करते करते शाम हो चुकी थी। रोशनी, सुन, मेरे साथ पहाड़ पर चलेगी? बहुत दिन हो गए वहां गए हुए। चल, मगर मुझे घर जल्दी आना है। पहाड़ शुभमान खेत के पास ही था, जहां से डूबता हुआ सूरज बहुत सुंदर दिखाई देता था। दोनों साथ में बैठकर उसे सूरज को ढलता हुआ देख रहे थे। रोशनी, तुम्हें मेरे सूरत देखकर कभी डर नहीं लगा था? शुरुआत में ही लगा था, मगर जब मैंने तुमसे बातें की तब मुझे मालूम पड़ा कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें छोड़कर मेरा और कोई दोस्त भी नहीं। रोशनी वहां से चली जाती है। रात में तारे चमक रहे थे। पीछे से एक भेड़िया पहाड़ों से बाहर आता है और इन्फर्न के पास आ जाता है। तुम्हें देखे वे बहुत दिन हो गए थे रफी, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। इन्फर्न, लगता है तुम रोशनी के प्यार में पड़ गए हो। तुम हमेशा जब भी यहाँ आते हो उसके साथ ही बैठते हो। अब तुमसे क्या छिपना रफी? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे डिजर्व नहीं करता। इंसान नहीं हूँ ना रफी? क्या इसीलिए तुम उसके साथ आज जल्दी घर नहीं गए ताकि तुम यहाँ बैठकर उसके बारे में सोच सको? नहीं, मैं अपने पापा के बारे में सोच रहा। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे ऐसे दिखने के बाद ही उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इन्फर्न, अपना ध्यान रखो। अच्छा है कि आज तुम यहाँ आ गए हैं। क्यों, क्या हुआ? हम भेड़िए रात में एक इंसान जैसे व्यक्ति को हर रोज तुम्हारे घर और खेत के आसपास घूमते हुए देख रहे हैं। चौकन्ना होने वाली बात यह है इन्फर्न की उसके मुंह पर उसका चेहरा मास्क जैसा है, ना आँख ना नाक, और उसके हाथ में भी तलवार जैसी ब्लेड बाहर निकली हुई थी। क्या तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दो इन्फर्न। रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। रफी चांद की तरफ देखकर पुकार मारती है और रफी इन्फर्न से कहती है, इन्फर्न जल्दी जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ी आग लगी है। और भेड़िए ने उस मास्क वाले आदमी को एक बार फिर वहीं देखा था। नहीं, इन्फर्न रफ्तार से
अपने घर की ओर भागता है। उसकी रफ्तार चीते से भी ज्यादा थी। इरफान खेत में आता है और देखता है कि पूरा खेत जल चुका था। रोशनी के पिता वहीं खड़े थे। सब खत्म हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। एक आदमी जिसके हाथ में दो निकले हुए थे मेरी बेटी रोशनी और तुम्हारे पिता मान को उठाकर ले गया। अंकल जी कहाँ ले गए उन लोगों को, आप मुझे बता सकते हैं? खत्म हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। रोशनी के पिता को इरफान की बात सुनाई तक नहीं दे रही थी, तभी वहाँ पर रफी आ जाता है और इरफान से कहता है तुम्हारे पिता और रोशनी को वह किसी जगदी के सुनसान हवेली में ले गया। जागी की वह हवेली एकदम सुनसान पड़ी हुई थी, जहाँ पर काल रोशनी और शुभमान को पकड़कर बंदी बनाकर रखता है। कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? एक एलियन को अपना बेटा बना बैठे तुम, यह तो बहुत गलत बात है। वो जो कोई भी हो वो मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा। क्या चाहते हो तुम? इरफान से तुम्हारा क्या लेना देना है? मेरा यहाँ आने का मकसद ही तुम्हारे इरफान को मारना है। तुम दोनों को मैंने इसीलिए पकड़ा है क्योंकि तुम दोनों को ढूंढने के लिए वह जरूर यहाँ आएगा। इरफान जगती की हवेली की ओर भागता हुआ और दूसरी ओर शुभमान काल के सवाल करता है क्यों मेरे बेटे को क्यों मारना चाहते हो? यह बात हमारे ग्रह एंड इरफान की है, जहाँ पर तुम्हारे बेटे का असली बाप राजा है और हम जैसे लोग उसके गुलाम थे। तुम्हारे बेटे की प्रजाति हमारे ग्रह पर सर्वोच्च मानी जाती है। उनकी ताकत उनकी सिंगों से होती है, मगर एक दिन सबने मिलकर तुम्हारे बेटे इरफान के असली पिता जल्डन के सींग काट दिए और फिर सत्ता पलट हो गया। जल्डन हमारे ग्रह को खत्म कर सकता था, इसीलिए हमने उसकी प्रजाति को खत्म करने की ठान ली, मगर जल्डन ने इरफान को इस धरती पर भेज दिया और मेरे पिता ने भी मुझे इस प्रजाति के आखिरी वंश को मारने के लिए यहाँ भेज दिया। उसे आराम से मार सकता हूँ क्योंकि उसे सींग अब तक नहीं उगे हैं। देखो मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा बेटा एकदम सीधा साधा व्यक्ति है जो हर दिन की मेरी खेती संभालता है। और जो हमारे साथ हुआ उसका क्या? उसके पिता जेल्डन ने हमारी जाति के साथ जो क्रूरता की उसका क्या? हम लोग जान की भीख मांगते थे मगर जेल्डन कभी हम पर रहम नहीं करता था। उसके पिता की गलती की सजा तुम उसे क्यों दे रहे हो? काल अपने हाथ के खंजर से रोशनी का गला काट देता है। बेटी नहीं दरिंदे, तुझे बेदर्दी की मौत मिलेगी। देख लेना, तूने एक मासूम लड़की को मारा है। अरे रो मत 20 साल से तुमने उस इरफान को छिपा कर रखा। 20 साल में यहाँ वहाँ उसे ढूंढने में लगा हुआ। चुप हो जा, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। शुभमान के हाथ में कांच का टुकड़ा था। वह उस कांच से अपने बंधे रस्सी को काट रहा था। बिजली कड़कती है और वहाँ पर इरफान आ जाता है और वह अपने पिता को बंधा देखता है और रोशनी की लाश वहीं पड़ी होती है। इरफान जैसे ही उसकी लाश देखता है, क्यों किया तुमने ऐसा? कौन हो तुम? मैं काल हूँ, तुम्हारी मौत। मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे पिता को छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? शुभमान कांच से अपनी रस्सी को काट लेता है और सीधे काल पर उस कांच से हमला करता है। काल शुभमान के पेट में अपने हाथ की तलवार आर पार कर देता है। इरफान के सामने काल ने उसके पिता को मार दिया था। सब शांत हो चुका था, जैसे समय की सुई को किसी ने रोक दिया हो। इरफान की आंखों से आंसू गिरते हैं, चांद का रंग लाल हो जाता है और उसके माथे का सींग ऊपर जग जाता है। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। इरफान और काल एक दूसरे के सामने थे। इरफान गुस्से में आ जाता है। काल इरफान के हाथ जोड़ता है और उसके हाथों से आग निकलती है। काल भी दोनों हाथ जोड़ता है और उसके हाथ से भी बिजली निकलती है। इरफान की आग और काल की बिजली दोनों एक दूसरे से लड़ रही थी। इरफान की आग काल की बिजली को चीरते हुए उसे जलाती है। मार दूंगा। काल मर जाता है। इरफान का गुस्सा नियंत्रित हो जाता है। मैं पूरी दुनिया को इस आग में जला दूंगा। तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है।
वह इंसान आजाद नहीं है जो खुद का मालिक नहीं है। अगर तुम अपने क्रोध को संतुलित नहीं कर सकते तो तुम उसके गुलाम हो। इरफानो, मेरी यह बात हमेशा याद रखना। इरफान रफी के साथ पहाड़ी जंगलों में चला जाता है और आगे से भेड़ियों के झुंड के साथ ही जीने लगता है।